दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल में, इकरा IAS में। और दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में कौन कौन वोट करता है, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा है, तो मैं हूं राहुल अग्रवाल आप सभी के सामने। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है। इतना तो अभी तक आपको पता ही होगा कि जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो पिछला चुनाव हुआ था यानी कि 2017 में, और जो आने वाला चुनाव है यानी कि 2022 में जो चुनाव होगा, आप वोट नहीं करते। आपने किया था क्या पिछले इलेक्शन में वोट? नहीं किया था, ना ही आप आने वाले इलेक्शन में करोगे। ओके, सो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आम जनता वोट नहीं करती, तो सवाल उठता है फिर वोट करता कौन है। तो इसके बारे में विस्तार से आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और आज इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी मत भूलना इस चीज को, ये कॉमन एक डाउट है और पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, और अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आई हो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की, आपको थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 ये डील करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव से। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपके प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, अटॉर्नी जनरल आते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। रही बात प्रेसिडेंट की, आप सभी को पता है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो फर्स्ट सिटीजन कहलाया जाता है, साथ ही साथ हेड ऑफ द इंडियन स्टेट कहा जाता है। तो ये सारी चीजें तो क्लियर है। अब आते हैं कि कौन कौन वोट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं पार्लियामेंट से। ठीक है, पार्लियामेंट के मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं। क्या ये इतना सिंपल है? जी नहीं। क्यों नहीं है? चलिए मैं आपको बताता हूं। पार्लियामेंट, जब भी मैं कहता हूं पार्लियामेंट, मतलब होता है राज्यसभा प्लस लोकसभा। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा भी राज्यसभा भी। तो लोकसभा के मेंबर्स भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं और राज्यसभा के मेंबर्स भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं। यानी कि 2022 में जो चुनाव होगा उसमें नरेंद्र मोदी भी वोट करेंगे क्योंकि वो लोकसभा के मेंबर है, और जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो सारे भी वोट करेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पे एक कॉमन डाउट आता है जो कि बाकी स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता। दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स वोट तो करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट करते हैं। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो वोट नहीं करते। ठीक है, तो राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, आपको पता है। तो वो 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं करते। अभी तक लोकसभा में भी 2 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता था, हालांकि इस साल से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके ये चीज हटा दी गई है। तो जब तक लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स थे तो वो भी वोट नहीं करते थे। तो आपको एक चीज अपने दिमाग में बैठा के रख लेनी है कि पार्लियामेंट के सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्टेड सदस्य हैं, ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स दे पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। नॉमिनेटेड मेंबर्स दे डोंट वोट, दे डोंट पार्टिसिपेट। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या पार्लियामेंट के सारे सदस्य वोट करते हैं, आंसर होगा नो। क्या लोकसभा के सारे सदस्य वोट करते हैं? आंसर होगा यस, क्योंकि लोकसभा में तो अब नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं ही नहीं, सिर्फ इलेक्टेड हैं, तो सारे वोट करते हैं। क्या राज्यसभा के सारे वोट करते हैं? आंसर होगा नो, क्योंकि राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड हैं, वो वोट नहीं करते, उनके अलावा बाकी जितने हैं वो वोट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि पार्लियामेंट में से कौन कौन वोट करता है। पार्लियामेंट के अलावा जो हमारी स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, यानी कि जो विधान सभाएं हैं, उनके भी जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो भी वोट करते हैं। ठीक है, यानी कि हर राज्य के जो विधायक होते हैं, जो चुने गए विधायक होते हैं, वो भी सारे के सारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं। आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि सर इंडिया में कुछ ऐसे भी तो स्टेट्स हैं, 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी हैं, तो क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वाले भी वोट करते हैं? आंसर है नो। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, कोई भी वोट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स वोट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं यूनियन टेरिटरीज में।
तो यूनियन टेरिटरीज के सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरीज हैं दोस्तों, दिल्ली और पुडुचेरी। उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके भी इलेक्टेड मेंबर्स वोट करते हैं। और ये दोनों क्यों? क्योंकि ये दोनों ऐसी स्पेशल यूनियन टेरिटरीज हैं जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। इनके अलावा जो बाकी यूनियन टेरिटरीज हैं, चाहे आप चंडीगढ़ देख लो, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव देख लो, अंडमान निकोबार देख लो, वहां लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं है। ठीक है, सिर्फ यही 2 यूनियन टेरिटरीज है जहां लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, तो उनके इलेक्टेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। अब आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि सर अभी तो जम्मू कश्मीर की भी लेजिस्लेटिव असेंबली बना दी गई है, तो क्या जम्मू कश्मीर के मेंबर्स भी वोट करेंगे? आगे इन फ्यूचर ये डिसाइड किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स वोट करेंगे या नहीं। फिलहाल आर्टिकल 54 में इस तरीके का कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, तो जब तक आर्टिकल 54 में ये चेंजेस नहीं किए जाएंगे तब तक यहां पे मैं जम्मू कश्मीर ऐड नहीं कर सकता। अभी तक आर्टिकल 54 में सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी ही लिखा हुआ है, तो हम जम्मू कश्मीर को अभी इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम तो वोट नहीं करते। वोट कौन करता है? लोकसभा राज्यसभा के सारे इलेक्टेड मेंबर्स, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के सारे इलेक्टेड मेंबर्स, और दिल्ली और पुडुचेरी जहां लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके भी सारे इलेक्टेड मेंबर्स। तो सवाल उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली के एक इलेक्टेड मेंबर हैं, तो वो वोट बिल्कुल करेंगे। क्या प्रेसिडेंट खुद वोट करेगा? बिल्कुल, जो कैंडिडेट है वो अपने लिए तो वोट करेगा ही करेगा, तो यहां पे डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन वोट करता है? आई गेस अभी तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई रोल नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले बिल्कुल भी कोई रोल प्ले नहीं करते, कोई भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक हो गई बात। अब यहां पे एक सवाल ये आता है कि भाई क्यों ऐसा, क्यों प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट नहीं किया गया? वाई इनडायरेक्ट? क्यों मैं वोट क्यों नहीं कर सकता? सो दोस्तों, द थिंग इज कि राज्यसभा के जो एमपीज हैं और लोकसभा के एमपीज हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और सारे एमएलएस पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, नाउ गाइज, लोकसभा के एमपीज को हम ही ने चुना है, हम ही ने वोट किया है, सारे एमएलएस को भी हम ही ने वोट करके चुना है। तो ये एमएलएस और एमपीज जो हैं ये हमारे बिहाफ में प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, जो लोकसभा का इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, वहां हम खुद वोट करते हैं, वहां हमारे बदले कोई दूसरा वोट नहीं करता। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमारे बिहाफ में हमारा चुना हुआ एमपी और एमएलए वोट करता है। सो दैट इज द रीजन वो इनडायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है। द रीजन इज कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, वो रियल एग्जीक्यूटिव नहीं होता। ठीक है, वो सिर्फ नॉमिनल हेड है, एक शो पीस जिसे कहा जाता है। तो भैया जब आप प्रेसिडेंट को शो पीस बना के रखते हो, सारी पावर्स आप प्राइम मिनिस्टर को देते हो, जब प्रेसिडेंट को पावर ही नहीं देते, तो फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इतना लंबा चौड़ा खर्चा करने की, इतना समय वेस्ट करने की जरूरत ही क्या है? इसीलिए इसको इनडायरेक्ट रखा गया। ठीक है, तीसरा रीजन दोस्तों ये है कि अगर प्रेसिडेंट को भी डायरेक्टली इलेक्ट किया जाए, मतलब आप इमेजिन करो कि भाई प्राइम मिनिस्टर तो डायरेक्टली इलेक्ट होता ही है, नरेंद्र मोदी के पास आज इतनी पावर क्यों है? क्योंकि भारत की जनता ने उन्हें चुना है। अगर मान लो प्रेसिडेंट को भी भारत की जनता एक एक जनता वोट करके चुनेगी, तो कल को प्रेसिडेंट भी बोलेंगे कि भैया मुझे भी उतनी पावर दो, क्योंकि मुझे भी जनता ने चुना है। तो डेडलॉक हो जाएगा, क्लैशेस हो जाएंगे, और पीएम और प्रेसिडेंट के बीच में क्लैशेस अगर हुए तो देश के लिए सही नहीं होगा। सो दैट इज द रीजन कि क्यों जो रियल है उसी के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस कराए गए हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, जो प्रेसिडेंट होता है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा नहीं होता। प्रेसिडेंट जो होता है वो न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर डायरेक्ट इलेक्शन कराए जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट को एक पार्टी के साथ पूरी तरीके से अपना एफिलिएशन शो करना पड़ेगा, जो कि उसको न्यूट्रल बनने से रोकेगा। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं कि क्यों इंडिया में प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। इज दैट क्लियर? जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बहस चल रही थी तो कुछ लोगों ने कहा था कि भाई डायरेक्ट कर लो, इनडायरेक्ट मत करो। कुछ लोगों ने कहा था कि नहीं इनडायरेक्ट ठीक है। कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि भैया स्टेट के एमएलएस का क्या रोल है, सिर्फ एमपीस को पार्टिसिपेट करने दो। तो वहां पे ये बात हुई थी
कि प्रेसिडेंट जो होता है वो पूरे इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो आप स्टेट्स के बिना किसी को भी अगर प्रेसिडेंट चूज करते हो तो वो कहीं ना कहीं स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसीलिए ये जरूरी है कि प्रेसिडेंट ऐसा होना चाहिए जो कि यूनियन और स्टेट दोनों को रिप्रेजेंट करे। तो यूनियन को एमपीज रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट्स को एमएलएज रिप्रेजेंट करते हैं, और ये दोनों इलेक्ट करते हैं, तो एक ऐसा प्रेसिडेंट बनता है जो कि पूरे देश को एक साथ रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं, ये सारे कुछ सवालात हैं जो मैंने यहाँ पे क्लियर किए। आपको कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आई हो मुझे जरूर बताएं कमेंट्स में। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो मुझसे बताइएगा, लाइक कीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद।